नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समास, जिन्हें हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द बना देने को समास कहते हैं। कितने शब्द? दो या दो से अधिक। इस प्रक्रिया में दो पदों के बीच आने वाले परसर्गों या व्याकरणिक शब्दों का लोप हो जाता है, यानी वो छुप जाते हैं। दोनों पद पास पास आ जाते हैं। इस प्रकार जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब देखते हैं हम समझने वाली चीज़ को कि इसमें सबसे पहले हमें देखना क्या है कि समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद। पहले पद को हम पूर्व पद तथा दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। समास विधि से बने सब पद को समस्त पद कहते हैं। पहला पद पूर्व पद हो गया, दूसरा पद उत्तर पद हो गया, और समास विधि से जो पद बना होता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। अब समस्त पद को अलग अलग करके लिखने को हम समास विग्रह कहते हैं, यानी विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना। जैसे दाल रोटी, तो अब इसको हम विग्रह करेंगे, ये तो समस्त पद हो गया, ठीक है। और दाल रोटी, अब इसको विग्रह किया तो क्या हो गया? दाल और रोटी। देशभक्ति, ये समस्त पद है, अब इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। अर्थात यहाँ समस्त पद में परसर्गों का या व्याकरणिक शब्दों का लोप हो जाता है, और जब विग्रह करते हैं तो वो हमें मिल जाते हैं। अब आती है बात समास के भेद, यानी समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवां बहुब्रीहि समास। अब इन 6 समास को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, एक एक करके समझते हैं इसे बहुत ही आसानी से। पहला है अव्ययीभाव समास। तो अव्यय किसे कहते हैं? यानी उन पदों को कहते हैं जिन पर लिंग और वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको हम अव्यय कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और पूरा समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। अब इसकी जो ट्रिक है वो क्या है कि प्रारंभ में हमें उपसर्ग मिलेगा, यानी उपसर्ग का प्रयोग होता है। प्र, यथा, बे, भर, अति, इस तरीके से हमें उपसर्ग मिल जाएंगे तो वहाँ हमारा अव्ययीभाव समास होगा। फिर भी हम इसके उदाहरण देख लेते हैं एक दो। जैसे प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन, तो यहाँ प्रतिदिन में प्रति क्या है? उपसर्ग है, तो ये क्या हो गया? प्रतिदिन, यानी हर एक दिन। यथासंभव, जैसा संभव हो। आजन्म, जन्म से लेकर, यानी हम जब विग्रह करते हैं तो ये हमें विग्रह करते समय परसर्ग हमें पता चल जाते हैं, लेकिन जब इनका समस्त पद होता है वो लोप हो जाता है। और पहला पद जो है अव्ययीभाव समास में अव्यय होता है, ठीक है। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे देखेंगे वनवास, तो ये क्या है? हमारा समस्त पद है। अब इसमें लोप किसका हो गया? वन में वास, तो जो मैं है, मैं का लोप हो गया यहाँ, तो मैं परसर्ग का लोप हुआ है। अर्थात समस्त पद बनाते समय यहाँ कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, जो तत्पुरुष समास है उसे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इनको हम, अगर आपको कारक कर्ता कारक आते होंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे, अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर भी मैंने इसके कर्ता कारक चिन्ह की वीडियो डाली हुई है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, यानी कर्म तत्पुरुष की पहचान क्या है? को, तो यहाँ को परसर्ग होता है, तो यश को प्राप्त, यश प्राप्त, ठीक है। अर्थात जो यश को प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? यश प्राप्त। तो जो यश प्राप्त शब्द है उसमें कौन सा चिन्ह है? कारक चिन्ह को, तो यहाँ को है, वो यहाँ यश प्राप्त में लोप हो रहा है,
तो कौन सा तत्पुरुष कहेंगे इसे? कर्म तत्पुरुष कहेंगे। तो कर्म तत्पुरुष समास होगा ये। ऐसे ही शरणागत में शरण को आया, तो जो को है वो यहाँ भी लोप हो गया, अर्थात कारक चिन्हों का यहाँ पे लोप हो जाता है। अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की पहचान क्या होती है? से या द्वारा, यानी कर्ता ने कर्म को से या के द्वारा। तो जो बाढ़ पीड़ित, अर्थात बाढ़ से पीड़ित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। तो जो कारक चिन्ह है, करण तत्पुरुष का पहचान कारक चिन्ह क्या है, पहचान क्या है? से या द्वारा। तो यहाँ पे बाढ़ पीड़ित में बाढ़ से पीड़ित, तो से शब्द से कारक चिन्ह का लोप हो गया। तुलसीकृत में द्वारा का लोप हो गया। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या है? के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप, यानी कर्ता ने कर्म को करण या से के द्वारा संप्रदान को या के लिए, अर्थात के लिए विभक्ति का जो है यहाँ लोप हो गया। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो के लिए जो परसर्ग है उसका लोप हो गया है। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा। आप कहने का मतलब ये है कि जब भी आप विग्रह करके देखेंगे तो तुरंत आपको वो शब्द यानी परसर्ग है या कारक चिन्ह है वो आपको मिल जाएगा। जब आपको कर्ता कारक समझ में आ जाएंगे तो आप तुरंत उसे पहचान लोगे कि कर्म तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है। अगला है अपादान तत्पुरुष। इसकी पहचान क्या होती है? से। जैसे धनहीन, तो धन से हीन। रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, अर्थात यहाँ दूर होने का भाव होता है, यानी धनहीन, जब धन उससे दूर हो गया तो धनहीन हो गया। रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त हो गया तो रोग मुक्त हो गया। तो यहाँ से कारक चिन्ह का लोप हो गया है। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, की, के, ये जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल, अर्थात यह संबंध बता रहा है कि जल किसका है? गंगा का, तो गंगा का जल। राजकुमार अर्थात राजा का कुमार। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में मैं या पर ये लोप हो जाते हैं। जैसे गृह प्रवेश, तो घर में जब प्रवेश करेंगे तो क्या हो जाए? गृह में प्रवेश। तो जो मैं परसर्ग है यानी मैं चिन्ह है, कारक चिन्ह है, वो उसका लोप हो गया। घुड़सवार अथवा घोड़े पर सवार, तो यहाँ पहचान लेंगे हम, जब विग्रह करके देखेंगे तो आसानी से हमको चीज़ें पता चल जाएंगी और हम आसानी से पता लगा लेंगे कि ये तत्पुरुष समास तो है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है? इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। अगला देखेंगे नंबर 3, द्विग समास। द्विग समास में सबसे सरल बात है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि द्विग समास में यानी जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, कौन सा? संख्यावाची विशेषण हो, और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, उसे हम द्विग समास कहते हैं। जैसे चौमासा अर्थात 4 मासों का समूह, तो चौमासा, तो इसमें क्या है? चौ माने 4, तो यहाँ संख्या आ रही है, संख्यावाची विशेषण है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। दोपहर, तो 2 पहरों का समूह, यानी समूह बताया जा रहा है लेकिन संख्या के द्वारा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पंचवटी, तो 5 वटों का समूह। अब देखेंगे अगला द्वंद्व समास। इस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं और ये दोनों पद किसी योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। समस्त पद बनाते समय और, यथा, या, अथवा इन योजक का लोप हो जाता है। जैसे रात दिन, दिन और रात। 3 4, 3 या 4। राजा रानी, राजा और रानी। अगर आप विग्रह करके देखें तो आपको और, या, अथवा ये शब्द मिल जाएंगे, और नहीं भी आपको समझ में आ रहा है तो आप योजक चिन्हों से पहचान सकते हैं। योजक चिन्ह लगा होगा कि ये द्वंद्व समास है। जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि। सुख दुख, सुख और दुख। माता पिता, माता और पिता। लेना देना, लेना और देना। तो ये सब हम पहचान सकते हैं आराम से। अगला है 5वां समास, कर्मधारय समास।
जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है वो होता है हमारा कर्मधारय समास। जैसे नील गाय, तो यहाँ क्या है, नीली है जो गाय। अभी हमने क्या पढ़ा था कि पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। यानी नीला क्या है, या विशेषण है, वो विशेषता बता रहा है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है, वो गाय की विशेषता बता रहा है। तो गाय यहाँ पे क्या है, विशेष्य है। अर्थात जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो वो हमारा कर्मधारय समास होता है। जैसे महाराज, यानी महान है जो राजा। महान, महानता क्या है, हमारी विशेषता है। किसके बारे में महानता बताई जा रही है, राजा के बारे में। तो महान क्या हो गया, विशेषण हो गया, और राजा हो गया हमारा विशेष, यानी महान राजा। अगला है और अंतिम बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान न होकर, कौन से, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे पद के बारे में बताए, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद की ही प्रधानता होती है, वहाँ होता है हमारा बहुब्रीहि समास। जैसे चक्रधर। अब यहाँ हम देखें चक्र प्लस धर, तो ना तो चक्र की प्रधान है, ना धर प्रधान है। यानी चक्र को धारण करने वाला कौन है, वो तीसरा ही है, कोई और तृतीय पद ही के बारे में बताया जाता है, तृतीय पद ही प्रधान होता है। तो कौन है वो, विष्णु। अर्थात 10, जैसे दशानन, यानी 10 हैं आनन जिसके, अर्थात मुख, आनन यानी मुख। तो किसके हैं 10, रावण के। तो 10 हैं आनन जिसके, वो कौन है, रावण। तो या तो न तो 10 प्रमुख है, न आनन प्रमुख है, अर्थात कोई तीसरा ही, यानी 10 हैं आनन जिसके, वो कौन है, वो तीसरा पद ही है, यानी कौन है, रावण। तो यहाँ तीसरे पद की को बताया जा रहा है। तो यह क्या है, बहुब्रीहि समास। जैसे त्रिलोचन, अर्थात 3 लोचन, यानी 3 नेत्र हैं जिसके, वो क्या है, 3 नेत्र किसके हैं, शिव जी। तो यहाँ क्या है, ये बहुब्रीहि समास। अब जैसे एक और उदाहरण मैं आपको देखती हूँ यहाँ पे, जैसे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, तो चंद्र माने क्या होता है, चंद्रमा, और शेखर यानी चंद्रमा ने होता है चंद्रमा, और शेखर यानी उसको धारण करने वाला। तो चंद्र है सिर पर जिसकी, यानी चंद्र है सिर पर जिसके, कौन है वो भी शिव जी हैं। कौन है, शिव जी हैं। ठीक है। ऐसे ही हम जिसके बारे में, यानी पूर्ण तो पूर्व पद के प्रधानता के बारे में बात करेंगे, उत्तर पद की प्रधानता के बारे में बात करेंगे, यानी इनसे जो तीसरा पद निकल के आता है उस पद की बात करते हैं, वही पद हमारा बहुब्रीहि समास होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समास पढ़े थे, समास की परिभाषा पढ़ी थी, समास विग्रह और समस्त पद, इसको अच्छे से समझा था, और समास के 6 भेद हमने अच्छे से एक एक करके पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, लेकिन फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि अगर कोई गलती भी हो गई हो तो मैं उसमें तुरंत सुधार कर सकूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश करी है कि आपको एक ही वीडियो में पूरी चीज़ समझाऊँ, और वो एक आसानी से समझा पाऊँ, और विस्तार पूर्वक हर एक चीज़ को आपको वर्णन कर सकूँ। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद करूँगी कि वीडियो को अच्छे से समझा पाई हूँ, मैं वीडियो में इस समास को अच्छे से समझा पाई हूँ। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।